Hello everyone. So here we would have a quick revision of mechanical properties of solids. So here we'll start right from stress. The topic is stress. So basically what stress is, कोई आपसे पूछे कि स्ट्रेस क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे? So you should write कि stress is defined as restoring force acting per unit area of a deformed body. It is what basically restoring force acting per formula is stress equals to restoring force per unit एरिया. ठीक. अब रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा F और एरिया के लिए A. ये हो गया स्ट्रेस की डेफिनेशन. ठीक. व्हाट वुड बी दी SI यूनिट? तो SI यूनिट के लिए हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और एरिया की मीटर स्क्वायर. So we have Newton per meter square as the SI unit of stress. And what would be the dimension formula? Dimension null its dimension formula is ml minus 1 t की पावर माइनस 2. ये हम लोग पढ़ चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस में. ठीक. तो स्ट्रेस के बारे में हम लोग और क्या जानते हैं? बेसिकली देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है ये 3 टाइप्स का होता है. कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स. 3 टाइप्स का होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस. अब कौन कौन सा ऐसा है? तो सबसे पहले हम लोगों को पता था, हम लोग पढ़ चुके हैं. पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. अब कोई पूछे आपसे कि व्हाट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज, तो आप बताएंगे कि इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स लेंथ अंडर अ डिफॉर्मिंग फोर्स and the stress is normal to the surface of the body, then the stress is called longitudinal stress. यानी कि आपको हमने जिस समय ऑफलाइन क्लास थी तब भी आपको बताया था कि अगर कोई भी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा हो. कौन सा फोर्स? अगर किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा हो, ठीक, तो मैंने भी बताया ना, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स लेंथ, तो बॉडी की क्या चेंज हो जाए? बॉडी चेंजेस इट्स लेंथ. ये ध्यान रहे कि अगर किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से अगर कोई उस बॉडी की लेंथ कर चेंज हो जाए और उसका स्ट्रेस जो है, ध्यान रहे कि इसका जो स्ट्रेस हम लगा रहे हैं, स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी. रहे स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी. to the surface of the body. तो ऐसा स्ट्रेस क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम, एक और नाम हमने आपको बताया था, टेंसाइल स्ट्रेस भी कह सकते हैं या इसको कंप्रेशन स्ट्रेस भी कह सकते हैं. ये दोनों टाइप का हो सकता है. टेंसाइल स्ट्रेस ये भी हो सकता है, या दूसरा
कंप्रेशन स्ट्रेस। दोनों टाइप का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो सकता है, यानी कि टेंशन देने की वजह से भी हम चेंज इन लेंथ हम देख सकते हैं, जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक, और कंप्रेशन भी आ सकता है, दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। तो जब तक ऐसा होता रहेगा ये स्ट्रेस कौन सा कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और इसके बारे में आपको लिख लेनी चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस ब्लॉक के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ। एक बात और आपको लिखनी चाहिए कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, ठीक, ये प्रोड्यूस कैसे होता है? ड्यू टू द डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी। इसके लिए एक बात ये लिख लेंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू it is produced due to decrease in length of the body। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो रही है। of the body under a deforming force which is known as कौन सा? कंप्रेशन स्ट्रेस। दिस पॉइंट, ठीक। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए ही कही जा रही है बात। इतनी बात आ गई समझ में? तो ये अभी हम लोग ने पढ़ा, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला वाला टाइप हमने पढ़ा विच वाज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब नेक्स्ट वाले पे पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला हमारा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? इसके लिए आप लिख लें कि इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स वॉल्यूम, उसमें लेंथ था, लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ था, इसमें क्या वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो इसमें आप लिखें इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स वॉल्यूम अंडर नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एवरी सरफेस ऑफ द बॉडी, द स्ट्रेस सेटअप इन द बॉडी इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसके बारे में लिख लें, क्या लिखेंगे आप? इफ a body changes if a body changes its volume under a normal deforming force acting on every surface of the body, comma, the stress setup is known as
ये कहलाता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तीसरा स्ट्रेस जो है हमारा वो कहलाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तीसरे का नाम क्या है? टेंजेंशियल, टेंजेंट। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस भी हमने आपको पढ़ाया था। इसमें इसका दूसरा नाम याद करिए, हमने बताया था आपको, इसका दूसरा नाम है शेयरिंग स्ट्रेस। ये चीज़ बताई थी हमने पढ़ाते समय कि टेंजेंशियल स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या है? शेयरिंग स्ट्रेस। और ये होता कब है? जब किसी बॉडी के ऊपर, बॉडी की सरफेस के ऊपर जब हम टेंजेंशियली कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का शेप चेंज हो जाता है बिना वॉल्यूम चेंज हुए। तो जिस प्रकार का जो इसका स्ट्रेस डेवलप होता है या जो स्ट्रेस होता है उसी स्ट्रेस को हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये मैंने आपको बताया था। इसकी इंग्लिश में आपको क्या लिखना है? इंग्लिश में आपको मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा कि व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स when a deforming force applied tangentially to the surface of the body changes the shape of the body, changes the shape of the body without changing its volume without changing its volume, the stress set up is volumetric tangential stress. इस तरह का स्ट्रेस जो जनरेट होता है वो क्या कहलाता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये तीन प्रकार के हमने स्ट्रेसेस आप लोगों को उस समय भी बताए थे। अब इसमें एक टर्म और आता है, स्ट्रेन किसे कहते हैं? STRAIN। स्ट्रेन के बारे में भी हमने आप लोगों को बताया था। स्ट्रेन के लिए क्या है? एक जब भी कोई बॉडी होती है ना, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, जब भी उस बॉडी के ऊपर डिफॉर्म फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो चेंजेस आते हैं ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से, उसके अंदर जो चेंजेस नए आए हैं फोर्स लगाने के बाद, तो उन्हीं का जो रेशियो होता है वो स्ट्रेन होता है। ठीक, यानी कि स्ट्रेन के बारे में आप लिख सकते हैं चेंज इन शेप या कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल ये, ठीक है, इस स्ट्रेन के बारे में लिख लेंगे। तो आपको लिखना है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन इट टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। और ये फॉर्मूला, ठीक।
तो अब जैसे हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेन के भी टाइप्स होते हैं, और स्ट्रेन के टाइप्स पढ़ने के लिए हम लोगों को एक नए पेज से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इतना पहले आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन के जो टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको आगे एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम लोगों को लिखना है स्ट्रेन हैज स्ट्रेन टाइप्स, स्ट्रेन टाइप्स, और ये जो होगा डिपेंडिंग अपॉन द direction of force applied। तो इसमें कौन कौन से प्रकार के हम लोगों को पढ़ने हैं? सबसे पहले हम लोगों को लिखना है, फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये फर्स्ट नंबर, ये हम लोगों को पढ़ना है। सेकंड पढ़ना है वॉल्यूमेट्रिक, याद है? जो थर्ड वाला है वो हम लोगों को लिखना है, एक आपने पढ़ा था, हमने आपको शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में भी पढ़ा दिया था ना, जिसमें वो पैरेलल वाला जो होता है सरफेस ऑफ द बॉडी, उसमें वॉल्यूम चेंज हुए बिना जो है एंगल हल्का सा डेविएट हो जाता है, वो वाला। तो इसके बारे में लिख लीजिए शेयरिंग स्ट्रेन। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं? स्ट्रेन्स होते हैं। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे अब ले चलते हैं आप लोगों को। सॉरी। तो सबसे पहली अगर हम बात करें जिस स्ट्रेन की, फर्स्ट वन वाज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? कोई पूछे तो ये है क्या? इसके लिए आप बता देंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा हमारा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सेकंड नंबर इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है? वॉल्यूम का चेंज होना। अच्छा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का हम मतलब डिनोट कैसे करेंगे? चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल कर दिया, ओरिजिनल लेंथ को एल कर दिया, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्या आ गया? स्ट्रेन। ये पोर्शन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा। इसको लिखेंगे चेंज, एक सेकेंड, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक, वी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया,
ये हमारा निकल गया है क्या, ये एक्सप्रेशन निकला है वॉल्यूमेट्रिक इसका स्ट्रेन का। ठीक है, अब हम लोगों को तीसरा जो है वो पढ़ना है, एंड दैट वन इज shearing strain। और ये शेयरिंग स्ट्रेन के लिए आपको हमने बताया था कि ये कब प्रोड्यूस होता है, इसके लिए डेफिनेशन आप लिख लीजिए या मैं लिखवा देता हूँ। ठीक, इसके बारे में लिख लीजिए, इट इज प्रोड्यूस्ड, it is produced when the deforming force is applied, when the deforming force is applied parallel to the surface of the body and the body changes its shape without changing its volume। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हम क्या लिखवा रहे थे, it is produced when the deforming force is applied parallel to the surface of the body, parallel to the surface of a body and body changes its shape, and body changes its shape without changing its volume। ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इसके बारे में शेयरिंग स्ट्रेन के लिए हमने आपको ये भी बताया था कि शेयरिंग स्ट्रेन को हम इससे कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, अच्छा, किसी भी केस में आप देख लेंगे, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो या शेयरिंग स्ट्रेन हो, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में देखें तो डेल्टा एल अपॉन एल, यानी लेंथ की डेल्टा एल की डायमेंशन क्या हो जाएगी, मीटर्स हो जाएगी, और नीचे ओरिजिनल लेंथ इस ये भी मीटर्स में होती है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई डायमेंशन नहीं बचेगी, है ना। यानी कि इसकी कोई यूनिट, नो यूनिट, ये चीज़ दिखी। वैसे ही इधर आप देखिए, डेल्टा वी अपॉन वी, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये भी मीटर क्यूब, तो इसमें भी इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो यूनिट। फाइनली इसके अंदर भी आ जाएगा हमारा नो यूनिट। यानी कि इससे एक बात हमें क्लियर हो गई, क्या चीज़, कि स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, ये बात हमने लिख दी। अच्छा, यूनिट नहीं होती, साथ ही साथ इसमें डायमेंशन भी नहीं होती है। दोनों चीज़ें स्ट्रेन के अंदर नहीं होती है। स्ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस में होती, स्ट्रेन में नहीं होती। ठीक है, इतनी बात आ गई ना समझ में। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपने ये नहीं पूछा कि ये जो एल है शेयरिंग स्ट्रेन में, ये है क्या, इसका फिगर कुछ आपको याद आ रहा है। फिगर में मैंने आपको कैसे बताया था, फिगर में देखिए
कुछ ऐसे करके बताया था मैंने आपको। एक सेकेंड, ये सीधे जाना है। ये चीज इसके पॉइंट अगर हम मान लें, ये B है, ये F है, ये A है, ये D है और ये C है। ठीक, ये हो गया एंगल थीटा। यहाँ से यहाँ तक ये L है। ठीक, ये इसका जो D और C वाला हिस्सा दिख रहा है, ये आपको हमने बताया था कि ये फिक्स्ड फेस होता है, चाहे पीछे कॉपी में देख लीजिएगा, फिक्स फेस बताया था। और ये जब क्या करा जाता है, ये परपेंडिकुलर लाइन डेल्टा एल क्या बताता है, व्हाट इज डेल्टा एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या एल क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, तो मैंने क्या बताया था शेयरिंग स्ट्रेन में, कि शेयरिंग स्ट्रेन को ये भी कह सकते हैं कि एक रेशियो होता है किसी भी सरफेस की डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से रेशियो। ये कब, जबकि कोई टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाए तब। ठीक, और याद रहे कि उसकी जो डिस्प्लेस सरफेस है वो एक फिक्स सरफेस से ही ली जाती है, उसी का रेशियो जो है ये होता है। ये याद आ गया। तो ये तीनों हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयरिंग स्ट्रेन। अब इसी में आगे हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन होता है, यानी हुक्स लॉ के बारे में। अब उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देन वी हैव हुक्स लॉ के बारे में मैंने क्या आपको बताया था कि हुक्स लॉ होती क्या है, ये स्टेट करती है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमेशा यही लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस is directly proportional to strain। ये चीज जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे स्ट्रेस is directly proportional to strain। ठीक है, ये था। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ रखी थी। जैसे बात करें डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, बार बार ये डिफॉर्मिंग फोर्स परेशान कर रहा है, तो इसके लिए कोई पूछे कि डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में आप लिखेंगे क्या, तो आप लिखेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स इज दैट फोर्स विच व्हेन अप्लाइड चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। लिखेंगे इट इज that force, it is that force which when applied changes the configuration of the body। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में हमने क्या बताया था कि डिफॉर्मिंग फोर्स एक प्रकार का ऐसा फोर्स होता है कि जब भी किसी बॉडी पे लगा दो तो वो क्या कर देता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन को कुछ ना कुछ चेंज लेके आता है। ठीक,
इसी में अगला एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, इलास्टिसिटी। कि ये आखिर इलास्टिसिटी क्या होता है। तो इलास्टिसिटी भी हम लोग ने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके वर्च्यू से क्या होता है, बॉडी जो है रिगेन करती है अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे तो बॉडी अपना पुनः वापस शेप लेने की कोशिश करती है। अपनी लेंथ जो उसने इंक्रीज इन लेंथ करी है या डिक्रीज इन लेंथ करी है वो ओरिजिनल लेंथ होने की कोशिश करती है। उसका वॉल्यूम या उसका शेप फोर्स, डिफॉर्म फोर्स लगने के पहले जैसा था वैसे ही होने की कोशिश करता है। इसी प्रॉपर्टी को, बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इसके लिए आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी इट इज the property of the body, the it is the property of the body by virtue of which the body regains its original form on removing external deforming क्या लिखा है मैंने, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी regains its original form या कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ही लिखिए, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम लोग ऊपर क्या करते आए ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखते आए, तो वही लिखिए, बाय विच ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ है, लेंथ और उसका वॉल्यूम और शेप, वॉल्यूम और शेप, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। और ये कब होता है, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। तो ये भी लाइन लिखनी है, व्हेन द deforming forces ये हो गई हमारी इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक, अब आपको हमने एक टर्म और बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं, तो ये भी पूछा जाता है, इसके बारे में आ जाते हैं हम लोग। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, जो चीज़ जैसे डिफाइन की गई है उसको अपने हाथ से होममेड बिल्कुल ना बनाएं। जो जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे ही लर्न करें और उसको लर्न करने के बाद एज इट इज़ प्रैक्टिस करके ही लिखें, क्योंकि डिफाइन होममेड नहीं होती है। जिस साइंटिस्ट ने जो अपने एक्सपीरियंस से जो स्टेटमेंट दिया होता है वही उस पर्टिकुलर जो टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के बारे में वही एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए उसमें कोई छेड़छाड़, अपने हाथ का बना हुआ कोई सेंटेंस मत लिखें, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। देखिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है क्या। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक वही होगी जो 100% इलास्टिक का काम करे, यानी जिसके अंदर 100% इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी हो। यानी कि जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें, अपने आप जितनी बॉडी ने खिंचाव किया है तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, दबाया है तो बॉडी जैसे ही फोर्स हटाएं अपने फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाए, जरा सा भी उसके अंदर कोई भी कमी ना रह जाए, सेम टू सेम अगर बॉडी अपना ओरिजिनल शेप
अपना ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल लेंथ वापस डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद रीगेन कर लेती है, तो ऐसी बॉडी कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। देखा जाए तो अभी तक आपके 11th लेवल पे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का कोई खास एग्जाम्पल, ऐसा शुद्ध एग्जाम्पल हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन एक मैंने लिखवाया था क्वाड्स के बारे में, तो क्वाड्स जो देखा गया वो वेरी क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी था। अब वो कितना था कितना नहीं था, लेकिन उसको बहुत नियर जो है हम लोग ने अज्यूम कर लिया था कि इससे ज़्यादा तो कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक, तो उस चीज़ का नाम क्या था? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का क्वाड्स, QUARTZ। ये इसका एग्जाम्पल एज्यूम किया गया है। ठीक है, तो परफेक्टली प्लास्टिक इलास्टिक बॉडी के बारे में आप लिख लेंगे ना, आपको लिखना है इसके बारे में भी मैं लिख देता हूं कि इट इज दैट बॉडी, इट इज दैट बॉडी which perfectly regains, which its original form on removing the अब क्या रिमूव कर रहे हैं हम रिमूव कर रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स फ्रॉम इट। ठीक है, ये परफेक्टली कौन सी बॉडी आ गई? इलास्टिक बॉडी। ठीक है, अब इसी में एक टर्म हमने और पढ़ा था, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी किसे कहते हैं? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि ऐसी बॉडी को हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं जो कि क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना आ पाए। ठीक है, चाहे आप ज़्यादा फोर्स लगाएं, चाहे थोड़ा सा भी फोर्स लगा के हाथ हटा लें, तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस ना आ पाए, ऐसी बॉडी कहलाती है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, इसके बारे में लिख लें, इट इज दैट बॉडी which does not regains its original form at all. However, इसमें एक डिफॉर्मिंग फोर्स वाली लाइन लगी ना, इट इज दैट बॉडी which does not regains its original form at all on the removal of अरे इसको क्या हुआ भाई, ये चला नहीं, on the removal of deforming force। ये हो गई हमारी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के बारे में। ठीक, ये चीज़
अच्छा, ऐसे कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग लें जो कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के अंदर आते हैं? तो हमने अभी आपको बताया था, आप पुट्टी ले लें, ठीक। और क्या बताया था? पैराफिन वैक्स के बारे में भी बताया था। तो ये दो जो हैं ये आपके क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। ये दो एग्जाम्पल्स हो गए आपके परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ये दोनों हम लोग ने पढ़ ली। इलास्टिक और प्लास्टिक तो पढ़ ली, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करें? अब आप बताइए जरा, इलास्टिक लिमिट किसे कहते हैं? इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट के बारे में हम लोग देखें। इलास्टिक लिमिट के लिए हमने क्या आपको बताया था कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इट इज द अपर लिमिट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच it is deforming force when removed the body remains its original form completely. इलास्टिक लिमिट ये समझना बहुत ज़रूरी था, हमने आप लोगों को ग्राफ से भी बताया था। तो इसके लिए पहले डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स to which if deforming force is removed चलिए, तो ये मैंने आपको उसकी डेफिनेशन लिखवाई है। अब आपको अगर ध्यान ना हो या इस डेफिनेशन को पढ़ के भी समझ में आ रहा हो, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। देखिए, लिमिट, लिमिट का मतलब ही है एक वो रेंज जहाँ तक कोई चीज़ काम करे। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है? एक एक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक, ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जब डिफॉर्म फोर्स लगाते हैं और जब उस फोर्स को लगाने के बाद जब आप हटा लेते हैं, जब आप फोर्स को रिमूव कर देते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो एक उसकी लिमिटेशन है ना कि वो कहाँ तक, मतलब इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी जो है अपनी रखेगा, ठीक।
तो जहाँ तक वो अपनी इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी को ओरिजिनल फॉर्म में कम्प्लीटली आने की कोशिश करता है, उस जो है अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो उसकी इलास्टिक लिमिट रहती है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को आपने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया और जब आपने हटाया तो बॉडी वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई हटाने के बाद। ठीक 40 न्यूटन का फोर्स लगाने पर आपने इस बॉडी को चेक किया कि जैसे ही आपने 40 न्यूटन का फोर्स हटा दिया तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में एज इट इज़ आ गई। अगर आ जाती है तो वो 40 न्यूटन उसकी इलास्टिक लिमिट होगी। ठीक, लेकिन जैसे ही आपने इससे ऊपर फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्म फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद हटाया, तो अब आपने चेक किया कि वो बॉडी जो है अपनी रीगेन नहीं कर पा रही, ओरिजिनल जो है उसकी फॉर्म है। तो यानी कि आपने उसकी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड आपने जो है फोर्स को इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या हुआ, अपनी वो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो उसकी थी वापस आने की, उसकी जो क्षमता थी वो उसने खो दी, लूज कर दी और बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। यही कहलाती है इलास्टिक लिमिट। तो इतना टर्म हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब कुछ और टर्म्स हैं जिसको हम लोगों को और समझना है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया था अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है ना। एक इसके बारे में भी हमने आपसे पूछा भी था और आपको जो है इसके बारे में बताया भी था कि अल्टीमेट या टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते किसको हैं। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि द स्ट्रेस एट विच द स्पेसिमेन ब्रेक्स एंड रप्चर्स अल्टीमेटली इज कॉल्ड अल्टीमेट या टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक मार्क्स में ज़रूर से पूछा जा सकता है। तो अल्टीमेट या टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए आप क्या लिखेंगे, द स्ट्रेस एट विच the stress at which ठीक है, ये हो गया ना। और क्या पूछा जाता है इसमें, हाँ कंप्रेसिबिलिटी, ये बहुत पूछा जाता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ है, आपको बल्क मॉडुलस के बारे में बताया था ना, बस उसी का ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक, बल्क मॉडुलस क्या चीज़ होती है, के, याद आया। तो बल्क मॉडुलस का आपको क्या कर देना है, सिंपली लिख देना है कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/k। बस यही हमारा कंप्रेसिबिलिटी है। ये एक मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यही लिखना है कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। और ज़्यादा पूछा जाए तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी थी ना, वो पिछली
क्लास में मैंने जो है आप लोगों को बताई थी, लेकिन अभी तो अपन लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो गई। बाकी वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो इसका एक दूसरा वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा जिसमें रिवीजन में मैं आप लोगों को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में भी बताऊंगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में भी बताऊंगा कि वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या चीज़ होती है ना। ये पहले मैक्सवेल ने डिफाइन किया था। ये सब पूरी डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी बताऊँ। तो आज के लिए वीडियो बड़ी हो गई है, आज के लिए यहीं पे रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि और इसी से रिलेटेड और टॉपिक्स को कवर किया जाए पार्ट 2 में। तो इसको गो थ्रू करिएगा। आई होप कि जितने भी टर्म्स आज हम लोगों ने इतने शॉर्ट टाइम में पढ़ रखे हैं वो आपके किसी न किसी काम आए। दैट्स इट, थैंक यू।